हेलो स्टूडेंट्स, अतनी नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम प्रकाश की एक घटना के बारे में जानेंगे जिसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले आप प्रकाश के परावर्तन की घटना को जान चुके हैं, यानी प्रकाश के रिफ्लेक्शन को पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी जानेंगे कि भाई प्रकाश के जो परावर्तन की क्रिया है और प्रकाश के जो अपवर्तन की क्रिया है, ये दोनों एक दूसरे से किस मामले में भिन्नता रखे हुए हैं, क्या इनमें डिफरेंस है। तो प्रकाश के परावर्तन में आपने पढ़ा था, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने और चमकदार तल से टकराती है और तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। एक ही माध्यम था वहां पर, लेकिन अपवर्तन की घटना के बारे में आप देखेंगे, यहां पर कम से कम अलग अलग माध्यम चाहिए, दो या दो से ज्यादा माध्यम होने चाहिए प्रकाश के अपवर्तन की घटना को जानने के लिए। तो यानी प्रकाश के अपवर्तन को यदि मैं परिभाषित करूं शब्दों में, तो होता कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने पूर्व मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम है और फिर एक माध्यम से जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, तो उस किरण का जो पहला मार्ग होगा वह उससे क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, झुक जाएगी, किसी ना किसी तरफ वो क्या होगी, झुक जाएगी, तो बैंडिंग उसमें आ जाएगी। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने पूर्व मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जरा चित्र के माध्यम से इसे समझते हैं। तो सपोज कीजिए ये एक माध्यम है हमारे बीच में, वायु, पारदर्शी माध्यम है ना, वायु, और एक और हमने कांच का एक स्लैब, एक टुकड़ा, आयताकार एक टुकड़ा रख दिया है, तो ये दूसरा माध्यम बन गया कांच। ये माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे वायु है, कांच है, जल है, मिट्टी का तेल है, यानी अलग अलग माध्यम हो सकते हैं। तो जब प्रकाश की किरण क्या कर रही है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पार, यानी जब वो वायु से कांच में जाएगी तो माध्यम बदल गया। तो माध्यम बदलने पर क्या होगा कि प्रकाश की किरण जो इस माध्यम के जहां पर इनका संगम है, जहां पर ये दोनों माध्यम एक दूसरे से मिल रहे हैं, वहां पर पड़ती है, तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, ये विचलित हो जाती है। तो देखिए, सपोज कीजिए ये माध्यम एक वायु और दूसरा माध्यम हो गया कांच, और ये प्रकाश की एक किरण है जो कि आपतित हो रही है यहां पर। ये प्रकाश की किरण ये आई यहां पर। अब ये माध्यम था एक और ये यहां पर माध्यम बदल गया। सही तरीके से तो आप अगर हम देखें तो इसका रास्ता ये सीधा, अगर ये विचलित ना हो तो इसे ऐसे निकलना चाहिए, इसे ऐसे निकलना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं निकलती है। ये क्या होता है कि भाई ये क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, ये यहां झुक गई, इस रास्ते से ना होकर ये रास्ता बदल लेती है। और ये जो घटना हुई है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाते ही ये जो विचलित हुई है, अपने रास्ते को इसने बदला है, जो बैंड हुई है, जो झुकी है, ये जो घटना हो गई है, इसे ही हमने क्या कहा, प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन में हमने कहा था एक ही माध्यम था, प्रकाश की किरण आई, टकराई और टकराकर वापस लौट गई, लेकिन यहाँ पे वापस नहीं लौट रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, और जैसे ही जा रही है वो झुक रही है, बैंड हो रही है, विचलित हो रही है। तो ये घटना प्रकाश का अपवर्तन है। अपवर्तन होने के लिए जरूरी है कि जो किरण आ रही है, आपतित हो रही है, वो इन पारदर्शी माध्यम के तल पर, जहां पर इनका जो संगम तल है, वहां पर तिरछी आपतित हो, उसके बीच में कोई ना कोई कोण हो, तिरछी हो वो, है ना। तो
जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम पर तिरछी आपतित होती है, दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर वह अपने पूर्व मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब हम अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाओं को समझेंगे, कुछ बातों को समझेंगे जो इसके अंतर्गत आती है। सपोज कीजिए, ये माध्यम तो मैंने बता ही दिया कि दो माध्यम है, ये एक माध्यम हुआ वायु और दूसरा माध्यम हुआ कांच। ठीक, जैसे ही वायु से कांच में जाए, कांच से वायु में भी जा सकती है ना, तो अपने मार्ग से क्या होती है, वो विचलित होती है। मान लीजिए ये किरण है, जो किरण आई है ए और ये इनका संगम तल है ओ, ये मान लिया पी क्यू आर एस जो है, ये एक कांच का टुकड़ा, कांच का स्लैब है, आयताकार स्लैब है। ठीक है, ये आपतित हुई है, तो इसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। तो ए ओ यहां पर हुई आपतित किरण, आपतित किरण, क्योंकि ये आई है। वहां पर परावर्तन में भी आपने देखा था। अब ये जो माध्यमों का तल है, संगम तल है, उसके जिस बिंदु पर आपतित हो रही है उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। तो ओ यहां पर आपको दिखाई दे जाएगा आपतन बिंदु, ओ आपतन बिंदु। और ये विचलित हो गई, ओ बी यहां पर विचलित हो गई। तो ओ बी क्या हुई, क्योंकि ये किरण झुक गई है तो इसे हम कहेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। वहां पर हमने जो किरण टकरा के वापस गई थी उसे कहा था परावर्तित किरण, ये हुई अपवर्तित किरण। अगर हम ओ से एक लंब खींच दें यहां पर, है ना, ये एल है, और ऐसे ही एक लंब हम यहां पर खींच दें, इसे हम एल डैश कहेंगे, बाद में पड़ेगी इसकी जरूरत। तो एओ आपतित किरण, ओ आपतन बिंदु, और ओ बी अपवर्तित किरण, यानी ये हुई आपतित किरण, ये हुआ आपतन बिंदु, और ये हुई अपवर्तित किरण। और ये एल एल डैश क्या हुआ, अभिलंब है, ये है अभिलंब। अब जो आपतित किरण है ये, और जो अभिलंब है, इसके बीच में भी कौन बन रहा है, ये कौन बन रहा है, और ये कौन सा कोण है, आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण। कोण ए ओ एल इक्वल टू हो गया आपतन कोण। एल एम अगर ये था, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो अपवर्तित किरण है ये, और अभिलंब के बीच में भी कौन बना है, बी ओ एम, और ये क्या हो गया, अपवर्तन कोण, एंगल बी ओ एम हो गया अपवर्तन कोण। यहां पे अपवर्तन की घटना हो रही है तो अपवर्तित किरण है और अपवर्तन ही कोण माना जाएगा। इज दैट क्लियर? अब कहेंगे क्या ये किरण यहां पर जाकर रुक जाएगी? नहीं, ये फिर जाएगी, बाहर निकलेगी। अब ये बाहर निकलेगी तो चूंकि यहां पर भी माध्यम बदल रहा है, यहां पे कांच है, यहां पर फिर वायु हो रहा है, तो ये क्या होगा, फिर विचलित हो जाएगी, अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, पूर्व मार्ग से विचलित हो जाएगी। और ये जो किरण फाइनली बाहर निकली है इसे हम कहते हैं निर्गत किरण, निर्गत किरण। और ये ए ओ बी हो गया, इसे सी कह देंगे, और ये एल डैश एम डैश हो गया। तो ये सी बी एम डैश कौन सा कौन हो गया, एक कौन आप कहेंगे ये भी बना। तो ये कौन सा कौन है, ये कहलाता है निर्गत कौन। क्या कहलाता है, निर्गत कौन। एंगल सी बी एम डैश को कहेंगे निर्गत कोण। और निर्गत किरण का नाम क्या है, बीसी। बीसी कैसी किरण है, निर्गत किरण। ठीक है।
अब आप देख रहे हैं कि ये माध्यम भी वायु है और ये भी वायु है। तो यहां पर ये जो किरण है जो सीधी गई थी, ये अगर हम इसे सीधा निकालें तो आप कहेंगे जी रास्ता ये बनता है इसका सीधी किरण का, और ये मान लिया डी है। तो यहां पर ये किरण और ये किरण जिसे हम निर्गत किरण कह रहे हैं और जो पूर्व आपतित किरण थी, ये आपस में समांतर रहेंगी एक दूसरे के, क्योंकि माध्यम एक है, लेकिन इनमें इंपोज नहीं है एक दूसरे के ऊपर, इनके बीच में कुछ अंतर आ गया। इसे हम कहते हैं पार्श्व विस्थापन। जो अंतर आया है इसके बीच में, इसे हम कहते हैं पार्श्व विस्थापन। तो इसे एक बार और जरा तेजी के साथ समझिए। प्रकाश की एक आपतित किरण है, ये जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गई तो ये विचलित हो गई, और विचलित होने के बाद इसे अपवर्तित किरण कहा गया। इनके बीच बने कोण को आपतन कोण, अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण, और जब ये किरण बाहर निकली तो ये बन गई निर्गत किरण। निर्गत किरण, और यहां पर भी हमने क्योंकि लंब खींचा है, उसके निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण निर्गत कोण कहलाता है। और जो किरण का रास्ता है, क्योंकि माध्यम सेम है तो उतना ही कोण ये बनाएगी, तो ये दोनों एक दूसरे से पार्श्व रूप से क्या हो गए, लेटरली विस्थापित है ये किरण, तो इसे हमने कहा पार्श्व विस्थापन। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब एक और प्रश्न आता है कि भाई ये किरण विचलित क्यों होती है, सीधी क्यों नहीं जा रही है? एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जा रही है, तो ये सीधी की सीधी क्यों नहीं जा रही है, विचलित क्यों हुई? ये प्रश्न आपके मन में कौन सकता है? तो इस प्रश्न का जवाब ये है स्टूडेंट्स, पर या दूसरे शब्दों में कहें कि प्रकाश के जो अपवर्तन की घटना है उसका कारण क्या है, क्यों होती है प्रकाश के अपवर्तन की घटना? तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना का मुख्य कारण है स्टूडेंट कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। इस माध्यम में प्रकाश की चाल अलग है, इस माध्यम में प्रकाश की चाल अलग है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश की तो वहां पर उसकी चाल क्या हो गई, बदल गई। चाल बदलने से ही वो क्या हो जाती है, झुक जाती है। जैसे ही चाल बदली, किरण क्या होती है, झुक जाती है, और इसको ही विचलन कहते हैं, इसको ही बेंडिंग कहते हैं। और ये घटना ही प्रकाश का अपवर्तन का कारण है। तो अपवर्तन का कारण क्या हुआ, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग है। ठीक, अब माध्यम शब्द बहुत बार आया है और इसे हमने यहां पर तो मान लिया कि एक वायु एक कांच है, लेकिन इसके बारे में हमने पूरा नहीं बताया। तो माध्यम क्या है, अब हम माध्यम को समझें जरा, माध्यम क्या होता है। देखें, ऐसा कोई भी पारदर्शी पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरण ट्रेवल करती है, यात्रा करती है, प्रवेश करती है, जाती है, गुजरती है जिससे, उसे हम माध्यम कहते हैं। अब जैसे वायु माध्यम हो सकती है, जल एक माध्यम है, कांच एक माध्यम है, बर्फ भी एक माध्यम है, अल्कोहल माध्यम हो सकता है, मिट्टी का तेल माध्यम हो सकता है, अलग अलग माध्यम है। तो ये सब अलग अलग माध्यम हैं, और इन माध्यमों में अलग अलग होने से इन सब में प्रकाश की चाल भी अलग अलग है। वायु में प्रकाश की चाल आप जानते हैं 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है। ऐसे ही यदि हम जल में बात करें, जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है। जल में अगर हम बात करें तो, और अगर हम कांच में बात करें तो कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है। वायु या निर्वात में हमने कहा था 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है। वायु या निर्वात में अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग है, तो यानी ये बेंडिंग हो गई। इज दैट क्लियर? तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग हो सकती है। जब हम माध्यमों की तुलना करते हैं तो वो माध्यम प्रकाशिक रूप से सघन, इनकी जो डेंसिटी है, सघनता है, वो डिफर करती है, वो अलग अलग होती है। वायु की प्रकाशिक सघनता कांच से अलग होगी, कांच की जल से अलग होगी, जल की मिट्टी के तेल से अलग होगी, मिट्टी के तेल की बर्फ से अलग होगी, बर्फ की हीरे से अलग होगी। यानी जितने भी पदार्थ हैं
इनकी प्रकाशिक सघनता जो है अलग अलग होगी। इनके मैटर की सघनता नहीं कहा मैंने, प्रकाशिक सघनता है, यानी प्रकाश के लिए वो सघन है या विरल है, इसे हम कहते हैं प्रकाशिक सघनता। अब प्रकाशिक सघनता और विरलता के पैमाने को यदि हम देखें तो देखिए स्टूडेंट्स, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक रहती है उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। उसे हम कैसा माध्यम कहते हैं? विरल। प्रकाश की चाल अधिक है। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम रहती है उसे हम सघन माध्यम कहते हैं, एक सरल प्रकाशिक रूप से सघन या विरल। इज दैट क्लियर? अब जब प्रकाश की किरण आपने पढ़ा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो वह अपने मार्ग को विचलित कर रही है, उसका मार्ग बदल रहा है। तो सघन में चाल कम हो जाती है और विरल में चाल अधिक हो जाती है। तो अब हम दोनों माध्यमों में देखेंगे कि जो प्रकाश की किरण है जो आपतित होती है वो किस प्रकार से विचलित होती है, किस प्रकार से उसमें बेंडिंग होती है, झुकाव होता है। सपोज कीजिए ये दो माध्यम हैं, ये माध्यम एक है, माध्यम एक, ये मान लिया विरल माध्यम है। कोई भी हमेशा माध्यम की सघनता या विरलता जो भी है वो उसके सापेक्ष होगी, एक दूसरे के तुलनात्मक होगी। ये माध्यम एक विरल है, इसे हम रेयर मीडियम यानी कि आर से प्रदर्शित करते हैं, कुछ भी हो सकता है, मान लिया वायु है ये, है ना। ये दूसरा माध्यम है सघन माध्यम, माध्यम दो सघन माध्यम, और ये मान लिया कांच, ये समझ लीजिए यही केस है। जैसे अब प्रकाश की ये किरण आई, आपतित किरण हो गई एओ, ये अभिलंब है, माना एल डैश अभिलंब। अब इस माध्यम में प्रकाश की चाल इस माध्यम की अपेक्षा क्या होने जा रही है? कम होगी। जब प्रकाश की चाल कम है इस माध्यम में तो ये क्या होता है, और झुक जाती है अभिलंब की तरफ। ये सीधी ऐसे ना जाके इसका रास्ता ये ना होकर, मैंने कहा था हमेशा झुकेगी, ये माध्यम अलग हो गया, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये अभिलंब की ओर झुक गई क्योंकि यहां पर चाल कम है। तो यानी कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, वो अभिलंब की ओर झुकी, देखो वो उधर से इधर की तरफ झुक गई है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब ये आप कहेंगे आपतन कोण है और ये कहेंगे अपवर्तन कोण है। इसे कोण आई कहते हैं और इसे कोण आर कहते हैं। यहां पर भी आपतन कोण को कोण आई और अपवर्तन कोण को कोण आर आप लिख सकते हैं। अब देखें तो आपतन कोण ज्यादा है, अपवर्तन कोण कम है। तो दूसरे रूप से हम ये भी कह सकते हैं जिस माध्यम में आपतन कोण बड़ा होता है अपवर्तन कोण से, वो माध्यम विरल होता है। इज दैट क्लियर? तो चाल तो आप समझ गए, यहां से कोण से भी आप समझेंगे। अब यहां पर देख लें, ये मान लिया एक ये माध्यम, ये मान लिया जल है, माध्यम एक क्या हो गया, जल, और माध्यम दो ये हो गया वायु। अब आप देख रहे हैं कि जल जो है वो प्रकाशिक रूप से वायु से अधिक सघन है, यानी ये सघन माध्यम हो गया, डेंस मीडियम हो गया, और ये रेयर मीडियम हो गया। अब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से यानी कि विरल माध्यम में जा रही है, यानी ये सघन से किसमें प्रवेश कर रही है, विरल माध्यम में जा रही है। तो क्या होगा भाई, देखिए अब ये प्रकाश की किरण, ये आपतित किरण है, कैसी किरण है, आप ए ओ आपतित किरण है, और ये हम यहां से खींच रहे हैं अभिलंब। अब प्रकाश की चाल किसमें अधिक है, आप कहेंगे प्रकाश की चाल इसमें अधिक है क्योंकि ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम में कम है, इसकी अपेक्षा करते इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी। जब प्रकाश की चाल अधिक होगी तो ये इसका रास्ता ये नहीं रहेगा सीधा सीधा, नहीं, ये क्या होगा, क्योंकि ये सघन है
तो ये बाहर की ओर अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो आपने देखा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई है तो वह अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई है, अभिलंब से दूर हट जाती है जब सघन से विरल में जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने बताया है प्रकाश की अपवर्तन की घटना का कारण है प्रकाश की अलग अलग माध्यम में चाल। जो माध्यम सघन होता है उसमें चाल होती है कम, और जो माध्यम विरल होता है उसमें चाल होती है अधिक। जब चाल अधिक होती है तो परे भागती है, उसके ऊपर से दबाव हटता है। तो ये एंगल आई है, आपतन कोण है, और ये है अपवर्तन कोण। अब आप देख रहे हैं कि अब यहां पर आप देख रहे हैं अपवर्तन कोण का मान बड़ा है, तो इसका मतलब ये जोन सा भी कोण बड़ा है वही माध्यम विरल है, जिस माध्यम का भी कोण बड़ा है वही माध्यम क्या है, विरल है। तो ये माध्यम विरल है और ये माध्यम सघन है। तो यहां तक आपको बात समझ में आई होगी कि भाई प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन की घटना का कारण क्या है, माध्यम क्या है, और माध्यम के बदलने पर प्रकाश की चाल कैसे बदलती है, और प्रकाश की चाल बदलने पर जो किरण है अपवर्तित किरण उसका झुकाव अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर क्यों होता है। अगली वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन के नियमों के बारे में जानेंगे कि भाई प्रकाश के जो अपवर्तन की ये घटना हो रही है ये क्या कुछ नियमों पर आधारित है, अगर हैं तो वो नियम कौन से हैं। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, अपने संशय को मिटाते रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।